नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। वो शो जहां आपको मिलती हैं दिन की सबसे बड़ी खबरें, वो भी पूरे विश्लेषण और जमीनी हकीकत के साथ। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज हम करेंगे खुलासा बिहार के चुनावी मैदान के उन नए समीकरणों का जो न सिर्फ गठबंधनों की दिशा तय करेंगे बल्कि लालू परिवार की राजनीति की दशा भी बदलेंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या मोदी सरकार ने भारत का झंडा अमेरिका के दबाव में झुका दिया है, क्या हम भारत की विदेश नीति की कमान अमेरिका के हाथों में है, और दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा की एंट्री ने बिहार की सियासत में मचाई है हलचल। और अंत में एक दर्दनाक लेकिन जरूरी कहानी, जब एक मोबाइल गेम बना 13 साल के मासूम की मौत की वजह। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबरें हर पहलू के साथ, हर सवाल के जवाब के साथ, और कुछ ऐसे खुलासे जो आपको सोचने पर कर सकते हैं मजबूर। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, कुरनूल में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। भारत दौरे पर श्रीलंकाई पीएम दिल्ली में विदेश मंत्री से की मुलाकात। सहरसा में गरजे योगी, कहा कांग्रेस को विकास नहीं बुर्का चाहिए। पड़ोसी नहीं बदल सकते, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग पर आया चीन का बयान। केंद्र से बिहार को विशेष पैकेज मिला, हो रहा है विकास, समस्तीपुर में बोले सीएम नीतीश। महागठबंधन में गतिरोध के बीच खड़गे से मिले राहुल गांधी, केसी वैष्णुगोपाल भी रहे मौजूद। बसपा ने बिहार चुनाव के लिए 88 प्रत्याशी किए घोषित, 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को वन विभाग ने किया शूट, गोली लगने से हुई मौत। धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा, 1,27,247 रुपए पहुंचा गोल्ड। दीपावली से पहले शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स ने लगाई लंबी छलांग, निफ्टी में भी दिखी तेजी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज पड़ चुकी हैं और सियासी मैदान में अब एक से बढ़कर एक दिग्गज अपने पत्ते खोलने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पूरी 101 सीटों की उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेता भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। क्या इस चुनाव में फिर से वही पुरानी राजनीतिक लड़ाइयां होंगी या फिर नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की टक्कर किस दिशा में जाएगी? क्या महुआ विधानसभा सीट पर सियासी भूचाल आएगा? आइए जानते हैं इस चुनाव की पूरी कहानी। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने आज गुरुवार को अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो जेडीयू की अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति को दर्शाता है। इसके साथ ही जेडीयू ने अपनी सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि जेडीयू ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नवीन नगर से मैदान में उतारा है, जबकि गोपाल मंडल का टिकट काटकर उनकी जगह बुलो मंडल को मौका दिया गया है। जेडीयू ने इस बार सामाजिक समीकरणों को बड़ी बारीकी से साधा है। कुल उम्मीदवारों में 37 ओबीसी, 22 ईवीसी और 22 सदस्य सामान्य हैं। 15 एससी, 1 एसटी और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को भी कुल 13 सीट दिए गई हैं, जो पहली सूची की तुलना में संतुलन बनाता है। पहली लिस्ट में जहां लवकुश समाज को ज्यादा प्राथमिकता मिली थी, तो वहीं दूसरी सूची में पिछड़े वर्ग को बड़ा स्थान दिया गया था। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें राघोपुर से सतीश यादव को टिकट दिया गया है, जो सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जहां सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान साफ नजर आ रही है। कांग्रेस ने बिना अंतिम सहमति के 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि आरजेडी ने अभी तक पूरी सूची घोषित नहीं की है।
तेजस्वी यादव ने अपनी परंपरागत सीट राघोपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, जो अब खुले तौर पर उनकी ताकत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जो आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। महुआ सीट पर पहले से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं, इसीलिए यहां जोरदार टकराव की पूरी संभावना है। तेज प्रताप यादव की ये चाल सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के राजनीतिक दांवपेच को चुनौती देती है। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर तेजस्वी 2 सीटों से लड़ेंगे तो वह भी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये सब राजनीतिक खेल बिहार चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। लालू परिवार के राजनीतिक में अब 2 भाइयों की ये टक्कर एक नई कहानी लिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जेडीयू की ये रणनीति इस बार उन्हें विधानसभा में बहुमत दिला पाएगी या फिर जनता का मूड बदल चुका है। तेजस्वी यादव ने सामने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव की वापसी महागठबंधन को कमजोर करेगी या उसे और मजबूती देगी? आखिर लालू परिवार के इस राजनीतिक ड्रामे में क्या निर्णायक होगा? क्या परिवार के रिश्ते राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे? जाहिर है, बिहार के इस चुनावी महायुद्ध में हर कदम पर रणनीतिक चाल और परिवार के रिश्ते एक साथ नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला तय किया है और महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देने वाली है। क्या इस बार बिहार का ताज किसी नए चेहरे के सिर सजेगा या परंपरागत राजनीतिक गठजोड़ बरकरार रहेंगे? चुनाव की आंधी में सियासी पत्ते कैसे बटेंगे, ये तो वोटिंग के दिन ही तय होगा। तो बने रहिए इसी चुनावी रेस के साथ, क्योंकि बिहार 2025 राजनीति का असली रंग अभी बाकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह से अमेरिका के आदेशों पर चल रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी सचमुच ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे? ऐसे ही सवाल आज राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, मोदी ट्रंप से डर गए और देश के महत्वपूर्ण फैसले अब अमेरिका को करने का अधिकार दे दिया। राहुल का यह आरोप है कि अब भारत की विदेश नीति ट्रंप की दुकान बन चुकी है, जहां मोदी सिर्फ आदेश मानने वाले बने हैं। अब ट्रंप तय करेंगे कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डर गए और उन्होंने ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषित करने की पूरी छूट दे दी है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर यह बड़ा असर डालता है। जाहिर है, राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच तेल खरीद को लेकर तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगा रखा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कदमों पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री का अमेरिकी दौरा रद्द हो गया है। भारत ने अहम राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया है, विदेशी नीति के मामलों में चुप्पी साधे रखी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले में मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के बड़े फैसलों को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें, अमेरिका ने भारत पर 50% भारी टैरिफ लगाया है और आरोप लगाया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध का समर्थन कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इसे ठुकराते हुए कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हित के लिए अनुसार फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत अब खुद अपनी नीति बनाएगा या विदेशी दबाव के आगे झुका रहेगा? आगे देखना होगा कि इस मामले में भारत सरकार क्या कदम उठाती है और देश की विदेश नीति की असली मजबूती कैसी दिखती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मैदान गर्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती पर कदम रख दिया है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी की बिहार में एंट्री के बाद सवाल उठता है कि क्या उनकी कड़क छवि और हार्ड हिंदुत्व की रणनीति सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाकों में बीजेपी की ताकत बढ़ा पाएगी या फिर ये बिहार की जटिल वोट बैंक राजनीति में नया विवाद खड़ा करेगी। आपको बता दें, एनडीए के घटक दलों के 20 सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन असली जंग प्रचार के मैदान में अब शुरू हो रही है। इस बार बिहार की राजनीति में एक नाम जो खासा चर्चा में है वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का। बिहार की जमीन पर उनकी एंट्री चुनावी गलियारों में खलबली मचा रही है। योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा राजनीति की उस चतुराई का हिस्सा है जो सीधे हिंदुत्व के रंग में रंगी हुई है। पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव और सरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में हुई जनसभाएं इस बात का संकेत हैं कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में है। खासकर सहरसा जो सीमांचल और कोशी क्षेत्र के नजदीक है और मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। योगी की एंट्री को बीजेपी की हिंदुत्व पर आधारित वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। दरअसल बिहार में अब तक किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को एनडीए से टिकट नहीं मिला है, जबकि महागठबंधन और एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक पर खासा दावेदारी दिखाई है। ऐसे में क्या योगी की कड़क छवि और हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी अपने विरोधियों के पीछे छोड़ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ बिहार में 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। पार्टी के कई प्रत्याशी खासकर इन इलाकों से जहां मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोणीय हो सकता है, इससे योगी की मांग बढ़ रही है। देखा जाए तो योगी की रैलियां सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि ओबीसी और एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। सख्त राजनीतिक संदेश के साथ ये चुनावी युद्ध अब और भी तगड़ा होने वाला है। चुनावी अखाड़े में अब असली मुकाबला शुरू हुआ है। ऐसे में कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की एंट्री बिहार चुनाव की दिशा बदल देगी? क्या ये हिंदुत्व की राजनीति बिहार की जमीन पर मजबूत पकड़ बना पाएगी? और सबसे अहम, क्या बिहार के वोट इस चुनाव में विकास की उम्मीद को प्राथमिकता देंगे या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के जाल में फंसेंगे? लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति इस बार कहीं ज्यादा गरमाई है और इस चुनाव का हर मोड़ बड़ा मायने रखता है। देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम गढ़ किसका भारी होगा, विकास का एजेंडा या फिर धार्मिक राजनीति का रण। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज हम आपसे एक बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय पर चर्चा करेंगे, मोबाइल गेम्स की लत और उससे जुड़ी खतरनाक घटनाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 साल के एक बच्चे की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये हादसा एक बार फिर से इस तथ्य की याद दिलाता है कि मोबाइल गेम्स की लत न सिर्फ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है बल्कि गंभीर हालात में जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपको बता दें, इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 13 वर्षीय विवेक मोबाइल गेम्स खासकर फ्री फायर का बहुत शौकीन था। बुधवार की शाम को वह घर पर अकेला था और मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसकी बहन अंजू जब बाहर गई और वापस लौटी तो उसने देखा कि विवेक बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोबाइल स्क्रीन पर गेम चल रहा था लेकिन वह बेहोश हो गया था। बहन को शुरुआत में लगा कि वह गेम खेलते खेलते सो गया है, लेकिन जब लंबे समय तक उसने कोई हरकत नहीं की तब परिवार वालों को शक हुआ। तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने विवेक को मृतक घोषित कर दिया। परिवार ने बताया कि विवेक को मोबाइल गेम्स की लत इतनी अधिक थी कि वह हर रोज देर रात तक मोबाइल में डूबा रहता था। गेमिंग के दौरान वह अक्सर गुस्से में हो जाता था और किसी की भी बात नहीं सुनता था। परिवारजनों के मुताबिक ये घटना गेमिंग की लत और लगातार गेम खेलने के दुष्प्रभावों का एक चिंताजनक उदाहरण है। आपको बता दें, सडन गेमर डेथ यानी कि अचानक गेम के दौरान मौत की कई घटनाएं सामने आई हैं। एक रिसर्च के अनुसार 1982 से लेकर अब तक
लगभग 24 ऐसी मौतें हुई जिसमें मोबाइल या कंप्यूटर गेम्स खेलते समय हार्ट अटैक, फेफड़ों में रक्त का थक्का जमना जैसी बीमारियां सामने आईं। लखनऊ की इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है और आसपास के लोगों में भी मोबाइल गेम्स की बढ़ती लत को लेकर चिंता जगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की सटीक वजह सामने आएगी। देखा जाए तो ये दुखद घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बच्चों में मोबाइल गेम्स की लत सिर्फ उनका मनोरंजन नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के डिजिटल आदतों पर नजर रखें, समय समय पर उनकी सेहत और मानसिक स्थिति की जांच करें और ज़रूरत पड़े तो विशेषज्ञों की मदद लें, क्योंकि कोई भी गेम चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, बच्चों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये तो थी आज की वो बड़ी खबरें जो न सिर्फ देश की राजनीति की दिशा तय करेंगी बल्कि हमारे समाज के भीतर चल रही हलचलों को भी उजागर करती हैं। इसीलिए याद रखिए, खबरें सिर्फ जानने के लिए नहीं होती, उनसे सीखने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूचनाओं की भीड़ में वही जागरूक नागरिक आगे रहता है जो हर खबर को सिर्फ सुनते नहीं समझते भी हैं। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और खास एपिसोड, नई खबरें, नए खुलासे और नए सच्चाई भरे चेहरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।